जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं एक और प्रैक्टिस सेट। ठीक है, एक और पेपर का पोस्टमास्टर्म करने वाले हैं जो एसएससी CHSL 2023 के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, तो कैसे हैं आप सभी और तैयार हो जाइए जल्दी से, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने वाले हैं। और कौन सा पेपर मैंने आज लिया हुआ है, तो मैंने लिया हुआ है एसएससी CHSL 2019 की जो वैकेंसी थी और 12/10/2022 में इसका पेपर हुआ था। उसका हमने आफ्टरनून और इवनिंग यानी कि हम कह सकते हैं सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, इन दोनों शिफ्ट के जितने भी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हैं इनको हमने लिया हुआ है। ठीक है, और एक लड़का बच्चे ने कमेंट किया था कि सर एडवांस मैथ कब से करा रहे हो, तो मैंने कहा था कि 3 4 5 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में इनमें से जितना भी एडवांस मैथ का पोर्शन बचेगा उसको हम लोग करेंगे। तो 1 तारीख यानी कि 2023 में हम लोग शुरू करेंगे एडवांस मैथ। जितना भी यानी कि जितने भी पेपर हम लोग उसके पहले कर चुके होंगे, इनमें से जितना भी एडवांस का क्वेश्चन बच रहा होगा, ठीक है, उन सभी को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट होगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो आपको लग रहा होगा कि हाँ, हर क्वेश्चन में एक नई चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती होगी। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ताकि बहुत ही कम समय में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एकदम खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको SSC CHSL या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो मैथ है वो एकदम शानदार तरीके से पढ़ाई जाती है। ठीक है, अगर आप भरोसा करके हमसे पढ़ते हैं, जब तक मैं आपसे कहता हूं या जब तक भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जिस तरीके से मैं करवाता हूं, अगर आप उसी तरीके से करते हैं तो मैथ में आपका सिलेक्शन श्योर होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी बच्चों के पास में और लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है। और फिर हम लोग बैक टू बैक क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने ये सारी चीज़ें कर दी होंगी। और अगर सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक नहीं किया है तो उसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें। और हम लोग शुरू करते हैं अपने सवाल को। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो सवाल ने कहा है कि मोहन अपनी वस्तुओं को 20% की छूट पर बेचने की पेशकश करता है। ठीक है, लेकिन उसने अपनी वस्तुओं का मूल्य 35% अधिक अंकित किया, उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। मोहन ने क्या कहा कि वो अपनी वस्तुओं को 20% की छूट पर बेचेगा। अच्छी बात है, कोई भी दुकानदार होता है वो ये चाहता है कि हमें प्रॉफिट हो, लेकिन एक प्रचलन सा है कि हमें कुछ डिस्काउंट भी देना पड़ता है, क्योंकि बाजार में बहुत सारा कंपटीशन होता है। ठीक है, लेकिन अब डिस्काउंट कोई कैसे देगा भाई। जितने रुपए का हमने किसी से खरीदा है, अगर उतने पर ही हम डिस्काउंट दे देंगे तो हमें प्रॉफिट कहाँ होगा, हमें तो लॉस हो जाएगा। तो दुकानदार क्या करता है कि जितने रुपए की वस्तु को लेकर के आता है उस पर कुछ ज़्यादा रुपए उसका प्राइस लिखता है और उसके बाद में डिस्काउंट दे देता है। तो सवाल ने क्या कहा है कि वो अपनी वस्तुओं पर 35% ज़्यादा लिखता है। तो हमें मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हमने ये माना कि उसका जो वस्तु था वो 100 रुपये का था, लेकिन उसने उस पर 135 रुपये लिखा। ये है उसका कास्ट प्राइस और ये है उसका मार्क प्राइस यानी MP। ठीक है, जितना उस पर लिखा होता है। फिर सवाल ने क्या कहा, उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया। जो डिस्काउंट होता है भैया, जो कस्टमर आएगा खरीदने के लिए उसको तो हम ये वाला प्राइस दिखाएंगे ना, तो इसी पर वो हमसे क्या मांगेगा, डिस्काउंट मांगेगा। डिस्काउंट मांगने के बाद में वो उस वस्तु को खरीद लेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर उसने 20% का डिस्काउंट दिया तो यानी 80% पर बेचा होगा। हम ये कह सकते हैं सर 135 का 20% कितना होगा, तो 135 का 20% जल्दी से निकालो। 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, कितना होगा, देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, 3 5 7 35, 27 रुपये। यानी 135 रुपये की चीज़ वो कितने पर बेचेगा, 27 रुपये कम पर बेचेगा। तो हम कह सकते हैं सर वो 108 रुपये पर बेचेगा। बोलो बात समझ में आई, 108 रुपये पर वो बेच रहा होगा। अब हमको अगर ये देखना हो कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ या हमें लॉस कितना हुआ, तो ये कैसे देखेंगे। 100 रुपये की हमने उस वस्तु को खरीदा था, बेचा हमने कितने का, 108 रुपये का। तो हर बच्चा ये बता सकता है सर 100 की चीज़ अगर 108 पे बिकी तो हमको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट परसेंट कितना देखने को मिलेगा, तो 8% देखने को मिलेगा। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे ऑप्शन की तो जो C वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई। कितना आसान सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं था और ये आपके पेपर में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आप सभी के मन में जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, आप सभी अगर केवल मुझसे ही पढ़ रहे हैं और इसके और कहीं भी भटक नहीं रहे हैं, तो आप सबको एक समस्या यहाँ पर ज़रूर हो रही होगी। ठीक है, अब ये मत सोचना कि सर आपसे पढ़ने की वजह से क्या समस्या हो रही है, तो ऐसा नहीं है। बात यह है कि एरिथमेटिक जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन तो बहुत आसान है और हम एरिथमेटिक कर लेंगे। शायद जिस भी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर एडवांस कब से करा रहे हो,
मुझे उम्मीद है कि उसको एरिथमेटिक का पोर्शन पूरा का पूरा समझ में आता है और एरिथमेटिक उसकी अच्छी हो चुकी है, क्योंकि हम इसके पहले 5 पेपर कर चुके हैं और 5 पेपर करने का मतलब जानते हैं क्या है कि बहुत कुछ हम वहाँ पर सीख चुके हैं। CHSL के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं कि किस तरीके का लेवल रहता है यहाँ पर मैथ का, ठीक है। लेकिन अब बात यह है, हमें देखना यह है कि सर एडवांस का लेवल किस तरीके से रहता है, ठीक है। शायद वो बच्चा यही जानना चाहता था। तो एडवांस के लिए आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बहुत सिंपल। जैसे एरिथमेटिक आपको समझ में आया है, एडवांस भी आपको बिल्कुल ऐसे ही समझ में आएगा और बहुत जल्द हम उसको भी करेंगे, ठीक है। एडवांस की कहानी भी बहुत ही जल्द हम लोग खत्म करने वाले हैं और एडवांस और एरिथमेटिक जब दोनों चीज़ें खत्म हो जाएंगी उसके बाद में हम लोग हर पेपर में, जैसे अभी हम लोग पेपर जो करते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इसमें हम लोग केवल और केवल एरिथमेटिक कर रहे हैं। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें हम लोग 5-5, 6-6 पेपर कर चुके होंगे और दोनों चीज़ें आप लगभग सीख चुके होंगे, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मिक्स करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर का एक पेपर उठाएंगे और उसका पोस्टमास्टर्म यहाँ पर करेंगे, ताकि एडवांस और एरिथमेटिक दोनों चीज़ें एक साथ में चलेंगी और तब आप ये देख पाएंगे कि इन क्वेश्चंस में से आप कितना कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बहुत अच्छे तरीके से अगला सवाल देखते हैं। सवाल ने क्या कहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 5:2 के अनुपात में है, ठीक है। आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई है और उसकी चौड़ाई का अनुपात दिया गया है। सवाल ने कहा यदि मैदान का परिमाप 238 मीटर है तो मैदान की लंबाई ज्ञात करो। बहुत सिंपल सवाल है। अगर हम बात करते हैं उसकी लंबाई की और उसकी चौड़ाई की, तो ये हमें दिया गया है 5:2, ठीक है। कितना दिया गया है? 5:2 दिया गया है। सवाल ने कहा है यदि मैदान का परिमाप, मुझे बताओ आयताकार मैदान का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 2 × L+B होता है और ये हमें दिया गया है 238 के बराबर। इस 2 से अगर इसको हम काट देते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 × 11 में 22, 2 × 9 18, यानी कि L+B बराबर कितना आएगा? 119। L कितना है तो हम कह सकते हैं सर 5 है, B कितना है? 2 है, ये 119 के बराबर है, ये 7 बराबर है 119 के, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? बोलो 17 के। 17 7 119 होता है ना। अब 1 यूनिट बराबर है अगर 17 के, तो सवाल ने हमसे क्या पूछा है? सवाल ने पूछा लंबाई याद करो। भैया लंबाई 5 यूनिट है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 5 को हम गुणा करा देते हैं 17 से तो 17 पचे कितना हो जाएगा? 85 सेंटीमीटर या 85 मीटर। किस में दिया गया भैया? तो मीटर में दिया गया है, सेंटीमीटर हटा देते हैं तो ये मीटर हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि उस आयताकार मैदान की जो लंबाई है वो 85 मीटर आएगी। और ऑप्शन कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ए वाला इस प्रश्न का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्या बातें समझ में आ गई? कितने आसान सवाल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा भी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, ये मैं हमेशा कहा करता हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगला सवाल देख लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सवाल ने क्या कहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा को 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर की दूरियों में विभाजित किया। कोई बात नहीं है, मतलब उसको कुछ दूरी जानी थी, लेकिन उसने क्या किया? इन 3 कैटेगरी में उसने अपनी यात्रा को बांट लिया कि हम इतनी यात्रा को इस स्पीड से चलेंगे, इतनी यात्रा को इस स्पीड से चलेंगे, ठीक है। अब सवाल ने क्या कहा है? विभाजित किया तथा उसने इन दूरियों को क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की और पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी रही, ठीक है। मुझे एक बात बता दो, औसत चाल का मतलब क्या होता है? औसत जो चाल होता है, एवरेज स्पीड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं इसका मतलब होता है, चाल मतलब होता है कि कुल दूरी पता हो और हमें उसका कुल समय पता हो। क्या पता हो? कुल दूरी बटा कुल समय। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? क्या इस सवाल में हमको कुछ लिखने की ज़रूरत है ज़्यादा? नहीं, बहुत सिंपल है। कैसे लगाएंगे? देखो, कुल दूरी तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले उसने 18 किलोमीटर की दूरी तय करी और उसके बाद में उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय करी और उसके बाद में उसने 27 किलोमीटर की दूरी तय करी, ठीक है। नीचे हमको लिखना है कुल समय। अब समय तो हमें नहीं दिया गया है, तो समय क्या करेंगे? निकालेंगे। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, ठीक है। सवाल ने क्या कहा है कि जो 18 किलोमीटर की यानी पहली दूरी है उसको वो तय कर रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो 18 को अगर 6 की स्पीड से तय कर रहा है तो 6 × 18, यानी पहली दूरी को तय करने में उसको 3 घंटे का समय लगा होगा। बोलो हाँ, बहुत अच्छे। और जो दूसरी दूरी को वो तय कर रहा है वो 5 की स्पीड से तय कर रहा है। 5 की स्पीड से 20 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा तो उसको 4 घंटे लगेंगे। बोलो हाँ। और उसके बाद में जो तीसरी डिस्टेंस है उसको वो तय कर रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और 9 की स्पीड से अगर 27 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा तो कितना लगेगा भैया? 9 × 27 यानी कि 3 घंटे। बिल्कुल लगेगा। अब हम इनको क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 2 4 6, 2 और 2 4 और 1 5, और जो एक कैरी किया था हासिल लिया था 6, 65 हो जाएगा। 4 3 7 और 3 कितना आ जाएगा? 10। 65 को अगर 10 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? मुझे बता दो। ये आ जाएगा 6.5। कितना आ जाएगा भैया? 6.5। ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि स्पीड हम लोग निकाल रहे हैं और यही आ जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। ऑप्शन की अगर बात करें तो सी वाला है। कौन सा है?
क्या मैं लिख रहा हूँ, सी वाला जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कोई दिक्कत है? कितना सिंपल सवाल था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें इन चीज़ों को हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं? मुझे आपको समझाना है तो लिखना पड़ रहा है, वरना इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। आप जोड़ सकते थे 18, 20 और 27 को, क्या आप जोड़ करके 65 नहीं ला सकते? इतना तो आप ला सकते हैं, क्योंकि CHSL का एग्जाम देने के लिए आप जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल पे हम लोग चले। बोलो तो। अगला सवाल देखिए, डिविजिबिलिटी से संबंधित है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, तो देख लेते हैं इसको आप कैसे करने वाले हो। आई होप कि आपने ऐसा सवाल इसके पहले कभी किया होगा, और अगर नहीं किया है तो एक ही सवाल मुझे मिला तो कर लेते हैं। सवाल ने कहा है कि जब 77 की पावर 77, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ने क्या कहा, 77 की पावर जो है वो 77 है और प्लस 77 ऐसे, इसको वो डिवाइड कर रहा है। किससे डिवाइड करना है? 78 से। को जब 78 से डिवाइड किया जाता है तो सवाल ने क्या कहा है? सवाल ने कहा है शेषफल कितना बचेगा। मुझे एक बात बता दो, सिंपल सी बात मुझे बता दो कि अगर 77 को हम 78 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर शेषफल क्या आएगा? तो कहोगे सर 77 आएगा। ठीक है, अगर किसी को ये बात हजम नहीं हो रही तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी छोटी संख्या को जब किसी बड़ी संख्या से भाग किया जाता है तो उसका शेषफल हमेशा वो छोटी संख्या होती है। बस समझ में आ रही? क्योंकि जब शेषफल को बचाते हैं तो चीज़ों को हम दशमलव में लेके नहीं जा सकते। लेकिन तो देखो ये दो चीज़ें हैं, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे और इससे हम इसको भी डिवाइड करेंगे। ये बातें समझ में आ रही हैं? बहुत अच्छे सर जी। अगर 78 से 77 को डिवाइड करेंगे तो 77 हमारा शेषफल यहाँ पर बचेगा, तो समझ लो बच गया। लेकिन अब ये कह लो सर ये भी तो 77 ही है। नहीं, ये 77 नहीं है, 77 की पावर भी 77 है, तो संख्या बहुत बड़ी है। अब 77 की पावर 77 को अगर हम लोग एकदम खोलें, 77 को 77 बार गुणा करें तो शायद कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, और जब कैलकुलेटर फेल हो जाएगा तो फिर हम लोग, ये बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा, है कि नहीं है? तो शायद इतना हम लोग करने वाले नहीं हैं। तो कैसे करेंगे उस बात को हम लोग समझते हैं। मुझे एक बात बता दो, अगर 78 से हम इसको भाग ही कर देते हैं, 78 से अगर इसको हम भाग कर ही देते हैं तो क्या यहाँ पर शेषफल -1 बचेगा? 78 से अगर इसको भाग कर देते हैं तो क्या शेषफल -1 बचेगा कि नहीं बचेगा? भाई एक ही तो कम है, बात एक ही है भाई। दोनों तरीकों से हम काम को कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास 77 है, मैं आपको समझा ही दूँ अच्छे तरीके से, और 78 से भाग करना, 78 एक कदम कितना हो जाएगा? 78। भैया शेषफल की बताओ, तो -1 यहाँ पर रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा कि नहीं बचा? बच गया ना। तो वही चीज़ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बचाते हैं। लेकिन बात यह है कि उसकी पावर कितनी है? 77 है, और यहाँ पर तो 77 हमारा बचा ही। -1 की पावर अगर 77 करेंगे तो बोलो -1 आएगा। कितने लोग इस पर सहमत हो कि -1 आएगा? -1 की पावर अगर कभी भी कोई भी सम संख्या होती है तो माइनस खत्म हो जाता है, लेकिन अगर विषम संख्या होती है तो माइनस वहाँ पर बना रहता है। ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है ना। तो 77 एक कौन सी संख्या है? विषम संख्या है, इसको हर बच्चा जानता होगा। तो -1 आएगा, और प्लस का यहाँ पर हमारे पास कितना बच रहा था? 77। 77 प्लस का माइनस का 1, अगर इनको आपस में हम हल करेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 76 आएगा, और ये जो 76 होगा ना, यही हमारा शेषफल हो जाएगा। ये 76 क्या हो जाएगा हमारा भैया? शेषफल हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे अपने ऑप्शन की तो ये बी में हमको मिल जाएगा। ठीक है, 76 हमको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ऑप्शन बी में हमको देखने को मिलेगा, और जो बी वाला है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न अगर आपको कहीं मिलते हैं तो उनको जरूर हल करिए। ठीक है, उनको क्या करना है, जरूर आप हल करिए। और अच्छी बात यह है कि इन सभी पेपर, जितने भी पेपर आपके लिए मैंने बनाए थे और जितना भी आपने किया है, 5 हम कर चुके हैं और ये छठा वाला हम लोग करने वाले हैं, कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब की PDF, इन सभी क्वेश्चंस की जो PDF है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी गई है। आपके मतलब कि हमारे और आपके, यानी कि गुड टाइम क्लासेस नाम का एक टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, जिसमें इन सभी क्वेश्चंस की PDF डाल दी गई है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है, वैसा तो मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो चैनल के अबाउट्स में जाइएगा। ठीक है, और वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाइए और ये सभी PDF वहाँ पर पड़ी हुई हैं। इनकी प्रैक्टिस भी करिए अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पर तो आपको मैं समझाता ही समझाता हूँ, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उनको लगाइए। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा तुरंत, क्योंकि आपके सामने वीडियो रहेगी। फिर भी अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिएगा टेलीग्राम चैनल पे, ग्रुप पे, उस पर भी आप हमको क्वेश्चन भेज दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 ने क्या कहा है? 30 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 16 दिनों में एक तालाब खोद सकते हैं। देखो भैया कितने लोग हैं, तो हम कह सकते हैं सर 30 पुरुष हैं, प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं, और उसके बाद में उनको 16 दिन काम करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से इतना काम हो जाएगा। अच्छी बात है। सवाल ने क्या कहा? 32 पुरुष प्रतिदिन कितने घंटे, कितने लोगों को हमने लगाया? 32 लोगों को लगाया। सवाल ने पूछा प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे? हमने माना h घंटे काम करेंगे, और कितने दिन तक काम कर रहे हैं? तो भैया 20 दिन तक काम कर रहे हैं। और
20 दिनों में 2 समान तालाब को खोद सकते हैं। अब यहाँ पर फंस गया मामला, यहाँ पर मामला क्या हो गया, फंस गया। सवाल ने क्या कहा है, 2 तालाब इनको खोदने हैं। इनको कितने तालाब खोदने, देखो यहाँ पर जो काम है वो सेम नहीं है। बात समझ में आ रही है, जो काम यहाँ पर है वो क्या है, सेम नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम लोग कैसे लगाने वाले हैं, बात यहाँ पर ये है कि इतने लोग मिल करके एक काम कर रहे थे और इतने लोग मिल करके कितने काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। इतने लोग मिल करके कितना काम कर रहे थे, तो एक काम कर रहे थे, और इतने लोग मिल करके क्या कर रहे हैं, 2 काम। 2 काम का मतलब वैसा ही तालाब खोदना है लेकिन 2 तालाब खोदने हैं। इनको हम लोग लगाते हैं, कैसे लगाएंगे, देखो भैया, ये 16 और ये 16 दूना 32 और 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा। 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 खत्म हो जाएगा। 4 यहाँ कितना आएगा, 12। तो एच की बात अगर हम करें तो ये हो जाएगा 12 घंटे। ठीक है, अब ये मत समझ लेना कि सर एच से एच को काट दो, नहीं, 12 आवर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, कितना लिखा हुआ है मैंने, 12 आवर लिखा हुआ है। अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की तो ए वाला जो ऑप्शन है वो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। अगर यहाँ पर काम एक ही होता, बात समझ में आ रही है, अगर यहाँ पर काम एक ही होता तो यहाँ पर नीचे 2 नहीं लिखते। जब काम अलग अलग हो जाए तो काम को भी हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आसान सवाल ये भी हैं जो कि लग जाएंगे आपसे। अगला सवाल पे हम लोग चले, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। सवाल ने कहा है कि 2500 रुपये में एक बाइक बेचने के बाद विक्रेता को 20% की हानि होती है, कितनी कीमत पर उसे 30% की हानि होगी। कितना अच्छा सवाल है, मतलब 2500 रुपये में जब वो बाइक को बेच रहा होता है तब उसको 20% की हानि होती है। पहली बात, सवाल ने कहा है कि कितने रुपए पर उसको बेचे ताकि उसको 30% का नुकसान हो। मतलब पहले जब वो बेच रहा है 20% का नुकसान हो रहा है तो 80 रुपये पर बेच रहा होगा मेरे हिसाब से, लेकिन सवाल कह रहा है उसको 70 पे बेच रहा है। भैया इसको काट दो तो अनुपात कितना निकल करके आएगा, 8:7। जब वो 8 पर बेच रहा है मेरे हिसाब से, तो सवाल ने कहा कि अब वो 2500 रुपये पर बेच रहा है। कितने पर बेच रहा है, 2500 रुपये पर बेच रहा है, लेकिन हमसे जानना चाहता है कि वो 7 पर बेचेगा तो कितने रुपए पर बेचेगा। तो कोई बात नहीं है, 7 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखो इनको थोड़ा सा हम हल कर सकते हैं। कैसे, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 से काट दिया हमने, 4 छाक 24, ठीक है, कितना बचेगा, 1 बचेगा 10, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, तो 4 बन जाए कितना आएगा 20। तो देखो 2 की वैल्यू कितनी है 625, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं सर 625 गुणे 7 और बटे में 2। बोलो निकल करके आएगा कि नहीं निकल करके आएगा, बिल्कुल आएगा। इनको हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले 7 से गुणा करा लो, 7 बचे कितना हो जाएगा 35, 3 आएगा, 7 दूनी 14, 3 17, ठीक है, 1 आएगा, 7 6 के 42 और 1 कितना हो जाएगा 43। और इसको हम क्या करने वाले हैं, बटा 2 करने वाले हैं। क्या ऐसा दशमलव ये 75 है तो 37.5 कहीं दिख रहा होगा हमको, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इधर से भी चीज़ें आएंगी, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2, 21, 21 कहीं दिख रहा है, सब में 21 21 है, कितना अच्छा ऑप्शन दिया है उन्होंने, ठीक है। 1 बचेगा, 2 8 कितना हो जाएगा 16, 8 कहीं दिखा हमको, तो 8 2 ऑप्शन में दिख रहा है, कोई बात नहीं, यानी हमको करना ही पड़ेगा, हमें करना ही पड़ेगा। तो 2 8 कितना हो जाएगा 16, कितना बचेगा 1 15 हो जाएगा, 2 7 कितना हो जाएगा 14। भैया क्या ऐसा कहीं दिख रहा है 21 87, तो 21 87 और फिर 2 पंचे 10, हमको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और वो है ऑप्शन डी। तो जो ये डी वाला ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 2187.5 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो कभी कभी क्या होता है ना कि जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें मतलब कोई क्वेश्चन तो ऐसा मिल जाता है कि ऑप्शन से हम लोग खेल जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है ना वो लोग भी चले बड़े चालू होते हैं और ऑप्शन को ऐसा सेट करते हैं ना कि लड़का कितना भी कोशिश कर ले उसको हल करना ही पड़ेगा पूरा पूरा। तो कोई बात नहीं, इतना छोटा सवाल है, इतना छोटा कैलकुलेशन है, अगर इतना भी ना कर पाएँ तो मैथ पढ़ने का मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में एवरेज का सवाल है। क्या कह रहा है, तो सवाल ने कहा है कि 20 मैच में एक क्रिकेट खिलाड़ी के रनों का जो औसत है वो 35 है, ठीक है। कितने हैं भैया 20, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि पहले 12 मैचों का जो औसत है वो 45 है, देखो पहले के जो 12 मैच हैं इनका जो औसत है वो कितना है 45 है, बचे कितने 8, इनका औसत वो हमसे पूछेगा और कुल कितने हो जाते हैं 20, और जो 20 का औसत है वो कितना है 35 है। शायद सवाल यही कहा, हाँ उसने कहा है 8 मैचों का जो औसत है वो हमें बताओ। मुझे एक बात बता दो, एवरेज में हम सभी जानते हैं एवरेज का मतलब होता है एवरेज, यानी कि चीज़ों को बराबर बराबर कर देना, ठीक है। अगर 20 का औसत 35 है तो जो 20 मैच अलग अलग थे उन सब का 35 होना चाहिए, मतलब इन 12 का भी 35 होना चाहिए, इस 8 का भी 35 होना चाहिए, तो इस 12 का कितना होना चाहिए 35 होना चाहिए,
इस 8 का भी 35 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 45 ले लिया, तो कितना इन्होंने ज़्यादा लिया, 10 इन्होंने क्या किया, ज़्यादा बना लिया, ठीक है। लेकिन हर एक ने 10 रन ज़्यादा बनाए, तो 12 लोगों ने मिल करके कितना बनाया होगा, तो 12 दहम 120 रन इन्होंने ज़्यादा बनाया होगा। और ये जो 120 रन ये ज़्यादा बना लिए, वो इनके हिस्से का ये ज़्यादा बना लिया, यानी इनको अब कम बनाना पड़ेगा। तो 120 रन ये कम बनाएंगे, कितने लोग मिल करके, 8 लोग मिल करके, तो कितना आएगा भैया, 15। यानी 15 अगर एक आदमी कम बनाएगा तो एक आदमी को मैंने कितना कहा था बनाने के लिए, 35, लेकिन हर एक आदमी 15 कम बनाएगा, क्योंकि इनके हिस्से का 15 ये लोग बना रहे हैं। तो घटा दो भैया 35 में से 15, तो कितना बचेगा, 20। हम कह सकते हैं सर जो बाकी के 8 मैच हैं उसमें जो रनों का औसत है वो कितना होगा, 20 होगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो डी वाला सही होगा, ठीक है। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो डी वाला सही होगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ लड़के ऐसे हो सकते हैं जिनको ये समस्या हो कि सर यहाँ पर कभी जोड़ा जाता है कभी घटाया जाता है, तो मैं एक सिंपल सा लॉजिक आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मुझे एक बात ऐसे ही बता दो, मैंने पहले ही कहा ना कि कुल अगर 35 है तो मतलब 35 इनको भी बनाना है, 35 इनको भी बनाना है। बहुत ही सिंपल सी एकदम मरा हुआ लॉजिक है, ठीक है, जिसको मरा हुआ आदमी भी समझ सकता है, ठीक है। तो आप तो फिलहाल के लिए अच्छे हो। ये 45 इन्होंने बना लिया, इन्होंने ज़्यादा बनाया कि नहीं बनाया, तो मुझे एक सिंपल सी बात बता दो कि हम और आप दोनों लोग मिलकर के कुछ एवरेज खेल रहे हैं, ठीक है, और किसी को पैसे देने हैं, आपको भी उतने देने हैं, मुझको भी उतने देने हैं। अगर उन्होंने मुझको ज़्यादा दे दिया तो श्योर है आपको कम मिलेगा, क्योंकि आपके हिस्से का उन्होंने मुझको दे दिया। क्या ये बात आपको समझ में आती है? बिल्कुल। अब क्या हुआ, इन्होंने 45 बना लिया लेकिन इनको 35 बनाना था, ऐसा एवरेज कह रहा है। तो जब इन्होंने ज़्यादा ले लिया तो भाई जो बच रहा होगा उसको तो कम ही करना पड़ेगा ना। तो हमने देखा कि यहाँ पर जितना इन्होंने ज़्यादा लिया है उतना अगर इन 8 लोगों पे हम डिवाइड करते हैं तो हर एक के हिस्से में 15 आ रहा है। अब क्या 15 इनको एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा या 15 इनको एक्स्ट्रा गंवाना पड़ेगा? तो हमने देखा कमा तो नहीं सकते क्योंकि उसने कमा लिया पहले, तो इनको क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ देनी पड़ेगी, यानी 15 इनको कम करना पड़ेगा। तो 35 में से अगर 15 कम करेंगे तो 20 आएगा, और 20 ही इस सवाल का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए चीज़ों को ना? हाँ, तो ये 20 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलें। क्वेश्चन नंबर 8। सवाल ने कहा है एक धनराशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही? मिश्र धन जो है वो कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो कैसे इसको हम लोग लगाने वाले, देखिए सवाल ने सबसे पहले क्या कहा है, 12.5%। 12.5% का मतलब क्या होता है, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे हम लोग 100 लगाएंगे, बोलो लगाएंगे ना। ऊपर से दशमलव हटाने के लिए नीचे एक 0 लगाएंगे, इसको काट देते हैं। 25 पंजे और 25 चौके 100, 5 एक कम 5 अठे 40। तो हम कह सकते हैं सर 12.5% का मतलब 1/8 होता है। मतलब हर 8 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज, हर 8 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज हमको कब मिलता है, तो 1 साल में मिलता है, ठीक है। लेकिन सवाल ने ऐसा नहीं कहा, सवाल ने क्या कहा, एक धनराशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है कि क्या चीज़ आखिर ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा या मिश्र धन मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मिश्र धन तो हमेशा ज़्यादा होता है, ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार समझते हैं, देखो हम क्या करते हैं कि 8 रुपये हमारा क्या है, ये मूलधन है, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। 8 रुपये हमारा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। 8 रुपये के बाद में यहाँ पर अमाउंट आता है और उसके बाद में यहाँ पर हम अपने सिंपल इंटरेस्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही? हम क्या लिख सकते हैं, अपने सिंपल इंटरेस्ट को लिख सकते हैं। सवाल ने यही कहा है कि ब्याज उसके बराबर मूलधन हमारा हो जाएगा। और मुझे एक बात ये बता दो, 8 रुपये हमारा प्रिंसिपल है और 8 ही रुपये हमको क्या चाहिए, ब्याज चाहिए भाई, तभी तो जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। 8 रुपये अगर हमारा क्या है, मिश्र धन मूलधन है 8 रुपये, तो 8 ही रुपये हमको ब्याज चाहिए। सवाल यही जानना चाहता है। तो जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 16 रुपये हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, 16 रुपये हो जाएगा। ये अमाउंट छोड़ो, अमाउंट छोड़ो, हमने ये देखा कि हर 1 साल पर 1 रुपये का ब्याज मिलता है, तो 8 रुपये का हमको ब्याज चाहिए। 8 रुपये का ब्याज कितने साल में मिलेगा, तो हम कह सकते हैं सर 8 वर्ष में। 8 रुपये का ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा, तो हम कह सकते हैं सर 8 साल में हमको मिलेगा। क्या बात समझ में आ गई भाई? 8 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज मिलता है 1 साल में, तो हमें ब्याज कितना चाहिए, 8 रुपये का चाहिए। भाई हमने तो यही देखा ना, सवाल ने तो यही कहा है कि जितना मूलधन है उतना ही हमको क्या मिल जाए, ब्याज मिल जाए। तो ऐसा कितने सालों में होगा, तो अगर 8 रुपये हमने माना,
8 रुपये अगर हमारा मूलधन है तो 1 रुपये ब्याज मिलता है 1 साल में। तो 8 रुपये पर मूलधन जितना है उतना ही हमको ब्याज चाहिए, यानी 8 रुपये हमको ब्याज भी चाहिए। 8 रुपये ब्याज कितने सालों में बनेगा? अगर 1 साल में 1 रुपये बन रहा है तो 8 वर्ष में 8 रुपये बन जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? तो सी पर है। सोचो कितना बढ़िया सवाल निकला, कितना सिंपल सा सवाल था ये, ठीक है। और ऐसा देखने में लग रहा था कि थोड़ा सा हो सकता है अटपटा लगे, लेकिन बहुत अच्छा सवाल निकला, ठीक है। तो अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सवाल ने कहा है एक धावक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तो उसके चाल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? ऐसा मरा हुआ सवाल क्यों पूछ रहे हो भैया? देखो 40 की स्पीड से वो पहले दौड़ता था, अब 30 की स्पीड से दौड़ने लगा, तो हम कह सकते हैं सर उसकी स्पीड 4 से 3 हो गई होगी। 1 की कमी आ गई 4 पे। हम सभी जानते हैं 1/4 25% की फ्रैक्शन होती है, तो हम कह सकते हैं सर 25% की कमी देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करेंगे अपने ऑप्शन की तो सी वाला सही होगा, ठीक है। कौन सा सही होगा भैया? तो जो सी वाला है वो हमारा सही हो जाएगा। बहुत छोटा सवाल था, ठीक है। नंबर 10 ने कहा है कि 3600 रुपये की को सीमा, कोमल और रीता में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि सीमा और कोमल, देखो भैया ये सीमा है, ठीक है, और ये कौन है? कोमल है। इन दोनों का जो औसत है वो 1.5:2 का है, यानी 1.5:2, ठीक है। हम एक काम करते हैं, यहाँ से दशमलव हटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 15, और ये कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। 5 तियाँ 15 और 5 चौके 20, ऐसे भी तो आ सकता है। 5 तियाँ 15, 5 चौके 20। सीमा और कोमल का अनुपात 3:4। भाई चूंकि दशमलव से आपको डर लगता है तो कोई बात नहीं है, ये बात हो गई। इसके बाद में कहा कोमल और रीता का अनुपात है वो 2:2.5 है। कोमल और रीता ये कितना है? ये 2 अनुपात कितना है? 2.5 है। तो इसको भी तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 20 और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 और 5 25। बहुत सिंपल। के यहाँ भी 4, के यहाँ भी 4, फिर तो मज़ा आ गया। अब देखो क्या होगा ना, इन तीनों का जो अनुपात होगा वो 3:4:5। 5 4 9 3 12। कुल कितना रुपया है? 12। और 12 किसके बराबर है भैया? 3600 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 12 तियाँ 36, 300 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 300 के बराबर होगा। सवाल ने क्या कहा है? रीता का हिस्सा बताओ। रीता ये रही, रीता को कितना मिला? 5 रुपये मिला। 5 को अगर 300 से गुणा करा देंगे तो भैया कितना आएगा? 5 को अगर हम 300 से गुणा करा देते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1500 रुपये, ठीक है। 5 तियाँ 1500 रुपये रीता को मिलने वाला है। अगर हम बात करते हैं अपने ऑप्शन की तो ऑप्शन 1500 हमको ए में दिख जाएगा, ठीक है। ए में हमको अपना ऑप्शन मिल जाएगा 1500 रुपये, ठीक है। समझ गए ना? ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। आसान सवाल था। देखो दशमलव दिखा था, लेकिन हमने क्या किया? दशमलव को ख़त्म कर दिया। और जिस तरीके से हमने दशमलव को ख़त्म किया है ना, उसी तरीके से आप भी उस दशमलव को ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, नंबर 11। तो 11 नंबर ने कहा है कि x का 22% बराबर है y का 30%, तो y अनुपात x किसके बराबर है? सवाल ने क्या कहा? x का 22% यानी कि 22/100 किसके बराबर है? y के 30% के, y के 30% के, ठीक है। हम चाहते हैं तो नीचे 100 नहीं लिखते, लेकिन चूंकि आपको समझाना है बहुत अच्छे तरीके से तो कोई बात नहीं है, 100 को ख़त्म कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर परसेंट लिखते, यहाँ भी परसेंट लिखते तो परसेंट से परसेंट भी ख़त्म हो जाता, ठीक है ना। देखो ये 0 कटेगा नहीं, तो 2 से हम इसको काट सकते हैं। अच्छा, सवाल ने पूछा क्या है कि x अनुपात y, नहीं y अनुपात x सवाल ने पूछा है ना, तो y को उधर रहने देते हैं, x को उधर लेके जाते हैं और 30 को इधर लाते हैं। तो ये हो जाएगा 22/30 और बराबर किसके होगा? y/x के, ठीक है। इनको थोड़ा सा काट दो तो ऊपर हो जाएगा 11 और नीचे कितना हो जाएगा? 15, और ये हो जाएगा y/x। तो यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा 11:15। 11:15 जो है वो ऑप्शन डी में है और डी वाला हमारा सही होगा, ठीक है। अब ये मत कहना सर ये तो बटे में लिखा हुआ है। भैया ये चीज़ें अनुपात ही हैं, y पहले है ना, तो इसको y अनुपात हम x लिख सकते हैं, और y की वैल्यू 11 है और x की वैल्यू जो है वो 15 है, तो ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी होता है ऐसा कोई बच्चा जो बिल्कुल वैसा ही चाहता है जैसा उसको ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। कोई बात नहीं है, अभी नए हो तो सीख जाओगे धीरे धीरे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। शर्माने वाली कोई बात नहीं इसमें। अगले सवाल पे चलें भैया, नंबर 12। तो 12वां सवाल कह रहा है कि श्याम एक दिन में 10 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। देखो भैया वो 10 घंटे काम करता है
तब उसको लगते हैं 12 दिन, एक काम को उसने पूरा कर दिया, अच्छी बात है। फिर सवाल ने क्या कहा, इस कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करने चाहिए। हम मान लेते हैं h घंटे काम करने चाहिए, ठीक है। 12 दहम्मा कितना हो जाएगा 120, 8 नीचे ले आओ तो कितना हो जाएगा 15, सही बताना है। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 घंटे। इस बार हम लोग h नहीं लिखेंगे, घंटा लिखेंगे सीधे सीधे। अगर वो एक दिन में 15 घंटे काम करता है तो उसका काम पूरा हो जाएगा उसी समय से। ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। शानदार, ज़बरदस्त। छोटा सवाल अगला 13वां सवाल देखते हैं, ठीक है। 13वां सवाल क्या कह रहा है, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। कुल दूरी कितनी भैया, देखो पहली बात 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और उसके बाद में 250 मीटर लंबा पुल है और इसको कितने सेकंड में पार करती है, तो हम कह सकते हैं सर 20 सेकंड में पार करती है। ये देखो ये समय है, वो दूरी है, तो दूरी बटा समय किसके बराबर होता है, चाल। तो यहाँ पर हमारी चाल ही निकल रही है, जोड़ लेते हैं इनको। 35 5 40 और 20 60, ठीक है। 35 भाई 300 200 500 हो जाएगा, ये बोलो 300 और 200 500, 50 50 और 600 बटे में कितना आएगा 20, ये कट जाएगा और 2 से 30 कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। कितना आ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, सवाल ने ऐसा ही कहा है। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, 18/5 से गुणा करा दो और ये बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। 5 छक्का 30 और 6 को 18 से गुणा कराओगे कितना आएगा, 18 छक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटा। और 108 कहाँ पर मिल जाएगा भैया, तो ऑप्शन सी में हमको दिख रहा है। तो जो सी वाला है वो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और अगला सवाल जो देखिएगा नंबर 14, देखते हैं कि आप इसको कैसे लगाएंगे, ठीक है। इसके पहले किसी पेपर में हम लोगों ने ऐसा एक सवाल किया था, बहुत शानदार था, ठीक है। और ये सवाल भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको कर लोगे और जानते हो कि सवाल बहुत छोटा सा है। सवाल ने क्या कहा है कि जब किसी पूर्णांक n को 5 से भाग किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, अच्छी बात है। फिर सवाल ने क्या कहा कि जब 8n को 5 से भाग किया जाएगा तो कितना होगा। अगर किसी भी संख्या को 8 से गुणा कराते हैं मतलब उसके शेषफल को भी 8 से गुणा कराते हैं। तो पहले शेषफल कितना बचता था 3, जब हमने 8 से गुणा कराया संख्या को तो हमने माना शेषफल कितना बचेगा 24। अब सवाल ने कहा है कि शेषफल जब 24 बच रहा है, अब इसको अगर 5 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, 5 से भाग दे दो भैया तो कितना बचेगा बताओ तो, 5 चौके 20, 4 बचेगा। तो हमारा 4 क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। अब ये मत समझ लेना सर 5 चौके जो 20 किया वो वाला 4 है, नहीं, 5 चौके 20 किया फिर 24 से 20 घटाया जो 4 बचा ये वो वाला 4 है और ये वही शेषफल है, ठीक है। और 4 ऑप्शन में कहाँ है, तो बी में है, ठीक है। ऑप्शन में कहाँ है, तो बी में है भैया, ठीक है। और अगला सवाल देखिए नंबर 15, इसमें पति पत्नी और बच्चे की बात है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो सवाल ने क्या कहा नंबर 15 ने कि 3 साल पहले पति पत्नी और बच्चे की जो औसत आयु थी वो 26 वर्ष थी। मुझे बात बताओ, 3 साल पहले 26 थी। अगर हम बात करते हैं आज की, ठीक है, इसको हम ऐसे लगाते हैं दिमाग में, 26 3 साल पहले थी और लोग कितने हैं, 3 हैं, पति पत्नी और बच्चा भी है, ठीक है। अच्छा 3 लोग हैं, 26 साल पहले थी। अगर आज की बात करें तो 3 साल बाद हम आज आए हैं तो हर व्यक्ति तो 3-3 साल बड़ा होगा और जब हर व्यक्ति की उम्र 3-3 साल बढ़ जाएगी तो औसत भी 3 वर्ष बढ़ जाएगा। तो आज की अगर हम बात करें तो औसत कितना हो जाएगा 29। कुल कितने लोग हैं, 3 हैं, तो क्या उन तीनों का जो योगफल है वो 27 वर्ष होगा कि नहीं होगा, सही बताना। 27 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। फिर सवाल ने क्या कहा है, तथा 5 साल पहले पत्नी और बच्चे, पति खत्म हो गया यहाँ से, 5 साल पहले पत्नी और बच्चे की जो औसत आयु थी वो 20 वर्ष थी, ठीक है। सॉरी, 2 लोग थे और दोनों लोगों की 5 वर्ष पहले औसत आयु कितनी थी, 20 थी। अगर हम बात करें आज की तो दोनों लोग 5-5 साल बड़े हो जाएंगे, यानी औसत कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो औसत है वो कितना हो जाएगा 25। कुल कितने लोग हैं, 2, दोनों की उम्र का अगर योग की बात करें तो 50 वर्ष आएगा। सवाल ने क्या कहा, पिता या पति की जो उम्र है वर्तमान वो बताओ। तो इसमें से घटा लो, ये 7 और 8 में से 5 जाएगा 3, 37 वर्ष, ये पति हो जाएगा। अच्छा ये पति क्यों होगा,
ये पति इसलिए होगा क्योंकि इसमें पति भी है, पत्नी भी है, बच्चा भी है, और इसमें खाली पत्नी है और बच्चा है। तो पति इसमें से गायब है, इसमें से इसको घटाएंगे तो पति की जो उम्र है वो हमको 37 वर्ष मिलेगी, वो भी वर्तमान वाली। और ऑप्शन की बात करेंगे तो बी वाला हमारा सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? तो बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। समझ में बातें आ गई ना? बहुत अच्छा सवाल था, और मतलब लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी इसको। हम लोग चाहते तो इतना भी नहीं लिखते। और मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ कि जिस तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं, अगर आप कंटिन्यू बने रहे हमारे साथ में, तो एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम के पहले मैथ का जो डर है आपके अंदर, या ये भ्रम है थोड़ा सा भी कि मैथ आपसे नहीं हो पाता है, सीएचएसएल में मैथ बहुत हार्ड पूछी जाती है, तो इस भ्रम को, इस डर को मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। और जब आप प्रैक्टिस सेट किसी भी पेपर को उठा करके देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ठीक है, बिल्कुल आप उसको हल कर पाओगे, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, 16वां सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो इसमें सवाल ने कहा है एक सीलिंग पंखे का जो अंकित मूल्य है 3250 रुपये है। अंकित मूल्य कितना है? 3250 रुपये है। सवाल ने कहा है कि 8% की छूट देता है तो पंखे का विक्रय मूल्य कितना होगा? भैया 8% की छूट देता है तो सबसे पहले इसका हम लोग 8% निकाल लेते हैं। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक है, इसको हम 2 से काट देते हैं, 2 चौके 8 और 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10। 5 से इसको खत्म कर देते हैं, 5 छक्का 30 और 5 25, 65 आएगा। 65 को 4 से गुणा कराते हैं सीधे सीधे, ये 5 से खत्म हो गया ना। 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20 और 6 चौके 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26। 260 रुपये छोड़ेगा वो। बोलो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? छोड़ेगा ना। 65 दूना 130, 130 दूना 260। यहाँ पर कुछ लड़के कह सकते हैं कि सर सीधे 92% पर वो बेचता। हाँ मानते हैं। देखो 92 से इसको गुणा कराना थोड़ा सा कठिन था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 8 निकाला। अब 32,250 जो है, इसमें से 260 को घटाना कितना आसान है मुझे बताओ? 32,250 में से अगर 250 घटाएंगे तो यहाँ पर कुल मिला करके, नहीं 32,000 में क्यों कह रहा हूँ, 3,250 है ना। हाँ, 3,250 में से अगर 250 घटाएंगे तो खाली 3,000 बचेगा कि नहीं बचेगा? और इसमें से 10 रुपये और घटाना है तो 2,990 रुपये बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 2,990 रुपये बच जाएगा। ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो डी वाला मिल रहा है, डी वाला सही होगा। ठीक है, ये कह सकते हो यहाँ पर कि सर आपने तो मतलब इतनी छोटी सी चीज़ को घटाने के लिए 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल किया, लेकिन बात यह है कि कैलकुलेशन बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ पर क्या करते, 0 में से 0 उधार लेते, और हमने सीधा सा देखा 3,250 में से 250 पहले घटा दो 3,000, और 3,000 में से 10 और घटा दो तो 2,990 यानी कि 2,990 रुपये बचेगा, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा। हमारे दिमाग पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है? सवाल ने कहा है कि एक व्यक्ति एक बैंक में 8,000 रुपये जमा करता है जो 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज देता है। 8 वर्ष के बाद में मिश्र धन कितना होगा? हमने क्या माना? हमने माना कि हमने 100 रुपये जमा करें, और ये 100 किसके बराबर है? ये 8,000 के बराबर है। तो 2 जीरो से ये कट जाएगा तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 80 के। इसको यहाँ पर लिखा रहने दो। ठीक है, इसके बाद में जब हम 100 रुपये जमा करते हैं उस समय जो हमारा ब्याज होता है वो RT के बराबर होता है। R का मतलब रेट और T का मतलब टाइम। ठीक है, तो सवाल ने क्या कहा? 8% है, 8% है, और 8 साल के लिए वो जमा करता है तो कितने रुपए ब्याज बनेंगे? 64। 64 रुपये ब्याज तब बनेगा जब हम 100 रुपये जमा करेंगे, लेकिन हमने 8,000 जमा किया तो 1 किसके बराबर? 80 के। तो इसको हम क्या करेंगे? 80 से गुणा करा देंगे। 64 अट्ठे कितना होता है? 8 नहीं 64 अट्ठे 512, यानी 5,120 रुपये बन जाएगा। कितना बन जाएगा भैया? 5,120 रुपये बन जाएगा। लेकिन सवाल ने हमसे पूछा है मिश्र धन कितना होगा, तो मिश्र धन 8,000 है, इसी में जोड़ दो। ठीक है, तो 8 5 कितना हो जाएगा? 13,120 रुपये। हम कितना देने वाले हैं उसको? 13,120 रुपये। और ऑप्शन में कहाँ पर है? तो सी में है। ठीक है, सी वाला क्या होगा? हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना चीज़ों को? बहुत शानदार, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं फिर। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 ने क्या कहा है? किशोर को 7,160 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 20% की हानि हुई। उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि वो 30% का लाभ कमा सके? देखो पहले उसको क्या होता है? 20% का नुकसान होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि सर वो 80 पर उसने बेचा होगा और अभी वो चाहता है कि वो 130 पर बेचे। क्यों? क्योंकि वो 30% का फ़ायदा चाहता है।
तो हम कह सकते हैं सर 8 रुपये की चीज़ को अब वो 13 रुपये पर बेचना चाहता है, बोलो हाँ कि ना। हाँ, जब वो 8 रुपये पर बेच रहा था मेरे हिसाब से, तो सवाल ने कहा था सर वो 7,160 रुपये में बेच रहा था। इसको हम लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं। कैसे, देखो 8 नवा 72 जाएगा तो होने वाला है नहीं, 8 8 कितना हो जाता है 64, और 7 कितना हो जाता है 71, तो 7 यहाँ पर आएगा। 8 नवा 72, 4 और 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, कितनी वैल्यू है 895। 13 को अगर हम लोग 895 से गुणा करा देते हैं तो हमको हमारा मिल जाएगा कि अभी वो इसको कितने रुपए में बेच रहा होगा। मुझे एक बात बता दो, इधर 3 इधर 5, तो कितना आएगा 15 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा 15 आएगा, और 15 इसमें कहाँ कहाँ है, तो यानी 15 मतलब यूनिट डिजिट 5, और एक ही ऑप्शन यहाँ पर है जिसमें इकाई का अंक 5 है, और वो है ऑप्शन नंबर ए। तो 11,635 हम कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11,635 जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और एक कौन से ऑप्शन में है, तो ये ए वाले ऑप्शन में। ठीक है, देखो हर बार आपको ऑप्शन जरूर देखना है जब भी ऐसा कभी गुणा आ जाए तो, ठीक है, ताकि चीज़ें आसान हो जाए। ठीक है, अब बात यह है कि सर अगर 2 ऑप्शन में 5 होते तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमको करना नहीं पड़ता, करना पड़ता। हम ये ऐसा नहीं चाहते कि हम बच जाएं, हम करना जानते हैं और हम कर लेंगे। 13 से इसको गुणा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब है तो क्यों ना हम 4 सेकंड यहाँ पर भी बचा लें। और हमने देखा कि हमारा 4 सेकंड यहाँ पर बच भी गया। ठीक है, चलिए, और उस 4 सेकंड में जो हमने 4 सेकंड यहाँ पर बचाया, उस 4 सेकंड में हमने क्या किया, हमने आपसे थोड़ी सी बातें कर ली तो हमको अच्छा लगा। ठीक है, अगला सवाल नंबर 19 नंबर के सवाल ने कहा है 3 संख्याओं का जो जोड़ है वो 79 है यदि पहली से दूसरी संख्या का अनुपात 4:7 है। हम मानते हैं ए, बी और सी 3 संख्याएं हैं जिसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो है 4:7, पहली बात। दूसरी से तीसरी संख्या का जो अनुपात है बी और सी का, वो हमें दिया गया है 4:5। सवाल ने क्या कहा है, दूसरी संख्या कौन सी, भैया बी है। इनको बराबर कर लो पहले, इनको गुणा करा दो 7 से, तो इनको भी गुणा करा दो 7 से, इनको गुणा करा दो 4 से, इनको भी करा दो 4 से। 4 चौके 16, 7 चौके 28, और 7 पछे कितना हो जाएगा यहाँ पर 35। इनको जोड़ लो तो देखो 8 6 14 और 5 कितना होता है 14 और 5 19, कितना आएगा 1 आएगा। तो 2 2 4 और 3 7, 79 आ गया। अरे, और 79 की वैल्यू कितनी दी गई है, 79 दी गई है। तो मुझे बता दो 28 की वैल्यू कितनी होगी, तो 28 हो जाएगी, और 28 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, जो बी है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। ठीक है, तो सवाल ने क्या कहा है, 2 संख्याओं का योगफल 11 है। 2 संख्याओं का योगफल 11 है, तो हम मान लेते हैं कि a + b = 11 है। ठीक है, फिर सवाल ने कहा है कि उनके वर्गों का योगफल 65 है, मतलब a² + b² हमें कितना दिया गया है, 65 दिया गया है। सवाल ने हमसे कहा है कि a³ + b³ निकालो, मतलब उनके घनों का योगफल निकालो। ये चीज़ हमें बतानी है। ये चीज़ कैसे बता पाएंगे, तो बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे पहले यहाँ से कुछ चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, क्या, पहले ये चीज़ ले लो, a + b की वैल्यू अगर 11 है, अगर हम इनका स्क्वायर कर देते हैं तो a² + b² + 2ab मिलेगा, और ये बराबर हो जाएगा 121 के। और इसकी वैल्यू हमें 65 दी गई है, ये 65 उधर जाएगा माइनस में, मतलब 2ab बराबर हो जाएगा 121 माइनस का 65। घटा दो तो 11 में से 5 जाएगा 6, और 11 में से 6 जाएगा 5, तो 2ab बराबर कितना होगा 56। तो ab बराबर कितना आएगा 28। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 से हमने इसको क्या किया, काट दिया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। तो आ गए सर जी। अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। मुझे बताओ a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं इसका फार्मूला होता है a + b इधर, और दूसरे में होता है a² + b² माइनस का ab। और इसी ab को निकालने के लिए हमने ये क्रियाकलाप किया है। a + b कितना है, तो 11 है। ठीक है, a² + b² कितना है, तो हम कह सकते हैं सर 65 है, और माइनस का ab कितना है, तो हम कह सकते हैं सर ये 28 है। कितना है, 28 है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे। घटा दो, 5 में से 8 जाएगा तो 3, और 6 में से 2 जाएगा तो भी मेरे हिसाब से यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, नहीं 4 क्यों बचेगा भैया, हमने क्या किया, देखो हम क्या कर रहे हैं, ये 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 5, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3। अब 11 से इसको गुणा करा लेते हैं, कितना हो जाएगा, देखो 7 7 और 3 10, 3 और 1 4, 407 हमारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा भैया। और बात करेंगे तो कहाँ देखने को मिलेगा, सी में। और सी वाला जो हमारा ऑप्शन होगा वो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं समाप्त। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बताया करिए। ठीक है, अगर कुछ आपको कम समझ में आया तो भी बताया करिए। ठीक है, कभी कभी होता है, मैंने देखा है किसी किसी क्लास में, जैसे सबसे पहली क्लास में हुआ था कि ऑप्शन कुछ दूसरा था और मतलब सवाल सही लगा था। ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है, चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि अगर कोई भी यहाँ पर कमी होती है तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन पढ़ाना होता है। अगर ऑफलाइन होता है तो उसको सही किया जा सकता है। ठीक है, ऑनलाइन पे जो चीज़ें रिकॉर्ड हो गई वो तो रिकॉर्ड हो जाती हैं। क्या होता है कभी कभी, मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कि जैसे अभी यहीं पर देख लो कि 5 में से 8 हम घटा करके 3 लिख रहे थे। ठीक है, अब वो 8 में से 5 घट करके 3 लिख रहा था, लेकिन क्या हुआ, चीज़ें मतलब सही हो गई, ऐसा नहीं है। तो कभी कभी होता है कि मतलब लिखना कुछ और होता है लेकिन दिमाग में चल कुछ और रहा होता है, इसकी वजह से कुछ और लिख जाता है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा समझेंगे। अगर कुछ गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप समझदार हैं, आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। ठीक है, और बता भी सकते हैं कमेंट करके कि हाँ सर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई या नहीं हुई, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो उम्मीद है सारे सवाल आपको बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और फिर अगली क्लास को हम लोग देखते हैं कि एडवांस करने वाले हैं या फिर इसी को करेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिव पे चल रही है। तो शायद एडवांस अभी एक क्लास हम लोग और करेंगे एरिथमेटिक की। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग एडवांस पे आ जाएंगे। और जितना भी हमने इसमें कर लिया है, मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था, हम लोग इसके बाद में शिफ्ट कर जाएंगे एडवांस पे। और एडवांस को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा। एडवांस मैथ हार्ड होती है, सबको कठिन लगती है, क्योंकि हम उसको बहुत कम पढ़ाते हैं। हर एग्जाम में एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए बच्चा उसको बहुत कम पढ़ता है। लेकिन मैं एडवांस मैथ का जो डर है उसका भी आपको यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा, ये बिल्कुल आप भरोसा बना के रखिए। ठीक है, बस आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको तक जरूर पहुँचे। ठीक है, तो मिलेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत मेहनत से पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, अगर आज नहीं पढ़ पाए तो कल को आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। लोग ताने मार मार करके आपको बिल्कुल मारने की हालत पे छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।